हेलो दोस्तों। आज 5 फरवरी है और आज की वीडियो आपके सामने हाजिर है। चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है सोलर पैनल से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट ने बजट में एक नई स्कीम लाई, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस बारे में बात करेंगे। न्यूज़पेपर की क्या राय है, देखिए। ए सनशाइन इनिशिएटिव, जाहिर सी बात है, रोशनी से, सूरज की रोशनी से लेना देना है। सनशाइन इनिशिएटिव, कोई काम जब आप करते हैं किसी उद्देश्य से शुरुआत करते हैं, उसको इनिशिएटिव कहते हैं। फर्स्ट स्टेप इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव का सिनोनिम हो सकता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सो ए सनशाइन इनिशिएटिव सोलर एनर्जी को हार्नेस करने का बहुत जबरदस्त प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि भारत में सोलर एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा सूरज चमकता है यहाँ। तो उस बारे में है सनशाइन इनिशिएटिव ऑन द गवर्नमेंट्स रूफटॉप सोलर पैनल प्लान। इसी को एनालाइज कर रहा है, स्क्रूटनाइज कर रहा है ये एडिटोरियल, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है सोलर सिस्टम को घर घर ले जाने का। सेंट्रल सोलर इनिशिएटिव शुड बी अकोमोडेटिव टू स्टेट्स। सेंटर का जो सोलर इनिशिएटिव है कैसा होना चाहिए? अकोमोडेटिव टू स्टेट्स होना चाहिए। अकोमोडेटिव टू स्टेट्स मतलब राज्यों को जो चाहिए उसके हिसाब से होना चाहिए। जब आप किसी चीज को अकोमोडेटिव कहते हैं तो इसका मतलब होता है दूसरे को जगह देना, मतलब उन जो चाहे उसके जरूरतों का ख्याल रखना। अकोमोडेटिव, ओके, मतलब हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, हाँ हो जाएगा। जब आप इस तरह की पर्सनालिटी रखते हो तो यू आर वेरी अकोमोडेटिव, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं भैया मेरा ये है ऐसा ही रहेगा, तो यू आर नॉट वेरी अकोमोडेटिव, ठीक है। लेकिन सामने वाला को जो हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये भी कर लेंगे, हाँ आपको ऐसा चाहिए, ओके, तो यू आर अकोमोडेटिव। तो सेंटर का जो सोलर इनिशिएटिव है ये होना चाहिए अकोमोडेटिव टू स्टेट्स, राज्यों की जरूरत के हिसाब से होने चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। Finance Minister Nirmala Sitharaman's interim budget day speech reiterated a plan। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। स्पीच ने रीइटरेट किया। रीइटरेट करना मतलब था किसी बात पे जोर डालना, फिर से कहना, दोबारा कहना, उस पे एम्फेसाइज करके कहना। रीइटरेटेड, रीइटरेटेड अ प्लान। इनके स्पीच ने प्लान को रीइटरेट किया। कौन से प्लान? अ प्लान प्लान बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्लान को रीइटरेट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के इंटरिम बजट डे स्पीच ने। इनको दोबारा उस प्लान को दोहराया, उस पर जोर डाला। टू सप्लाई पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। और वो प्लान क्या है? 1 करोड़ हाउस होल्ड को, घरों को पावर सप्लाई करने का, यूजिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स। रूफटॉप सोलर पैनल्स यूज करके ये चीज करने का प्लान है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। और इसी प्लान को रीट्रेट किया उन्होंने अपने बजट डे स्पीच के दिन, बजट डे के स्पीच में इसी चीज को रीट्रेट किया। तो आगे देखते हैं। यहां पर आपके सामने है सब्जेक्ट, स्पीच, और इस स्पीच के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंटरिम बजट डे स्पीच रीइटरेटेड यूजिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम्स। अगर आप यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे कंट्री के बाद, तो ये जो यूजिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं they will use rooftop solar panels to achieve this, okay, to supply। देखिए फिर से बोल देता हूं। She reiterated a plan by Prime Minister Narendra Modi to supply power to 1 crore households in the country. Full stop. They'll use rooftop solar panels to achieve this. Okay. तो उसी तरीके से यहाँ पर उसको साथ मिलाने के लिए using rooftop solar panels. This would help households save 15,000 annually. Simple sentence है। इससे हर एक घर का 15,000 रुपया, हाउस होल्ड का 15,000 रुपया एनुअली बचेगा। हर एक परिवार का, हर एक घर का 15,000 रुपया सालाना बचेगा, ऐसा मिनिस्टर ने क्लेम किया। यहाँ वुड का यूज देखिए, वो बोली होंगी विल, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वुड, क्योंकि यहाँ द मिनिस्टर क्लेम्ड। इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इसलिए विल चेंज हो जाता है वुड में, राइट। द मिनिस्टर क्लेम्ड, इस तरह के सेंटेंसेस आप इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़े होंगे, राइट। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ है, और इसका रिपोर्टेड स्पीच है दिस वुड हेल्प हाउस होल्ड सेव 15,000 एनुअली। What is known so far is that households that have a monthly electricity consumption of less than 3,300 units a month will be able to install a mid-size system. यहां देखिए, what is known so far is, जो अब तक पता है वो क्या है। सब्जेक्ट यहां पर है what is known so far,
जो अब तक हम लोग जानते हैं इस स्कीम के बाद, दैट जो अब तक हम लोग जानते हैं, व्हाट इज नोन सो फार इज, तो ये दो दो जो यहाँ इज आता है ना, लड़के परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर आपको देखना है व्हाट इज नोन सो फार, जो अब तक हमें पता है। व्हाट इज नोन सो फार, जो अब तक हमें पता है वो ये बात है कि, तो ये हमारा वर्ब है और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, समझिए इसको। व्हाट इज नोन सो फार इज दैट हाउस होल्ड्स, अभी ये हाउस होल्ड्स के बाद ये दैट आ गया, ये एक रिलेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप जान ले रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लॉज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक रिलेटिव क्लॉज नॉर्मली एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, तो अगर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, तो ये एक रिलेटिव क्लॉज माना जाएगा, ठीक है। तो आपको रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव प्रोनाउन में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस का पहला वर्ड एक सब्जेक्ट होता है, वैसे ही एक रिलेटिव क्लॉज का पहला वर्ड यूजुअली क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। So what is known so far is that households that have a monthly electricity consumption of less than 300 units a month will be able to install a mid-size system. तो यहाँ देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया, उसके बाद एक रिलेटिव क्लॉज आया है, ठीक है। मंथ विल बी एबल टू हाउस होल्ड, हाँ अब यहाँ पर ये दैट मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए, ये अब समझ में आएगा आपको बेहतर। ये दैट जो है, जो बीच में इज और हाउस होल्ड के बीच में है, ठीक है, ये दैट जो है, ये एक क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहा है। दो दो दैट, परेशान तो होना ही आपका बनता है, परेशान होना दोस्तों, क्यों नहीं होंगे आप परेशान। देखिए ये दैट जो है, ये दैट और ये दैट आपको परेशान तो करेगा। वॉट इज नोन सो फार इज दैट, अब तक जो पता है वो ये बात है कि, मैं आपको इजी सेंटेंस देता हूं ताकि आप समझ जाए। वॉट इज नोन सो फार इज दैट ही हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी। वॉट इज नोन सो फार इज दैट ही हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो दैट ही हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसका ये subordinate conjunction है, right? What is known so far is that he has borrowed a lot of money. तो ये that आ गया, अब ये that आ गया कंजंक्शन, तो एक रिलेटिव, ये जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज देगा, उस क्लॉज का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी होगा ना। तो ये देखिए हाउस होल्ड सब्जेक्ट है और विल बी इसका वर्ब है, यहां से हाँ, हाउस होल्ड विल बी एबल टू इंस्टॉल। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये एक रिलेटिव क्लॉज को छोड़ दें, तो आपका छोटा सेंटेंस बनता है, व्हाट इज नोन सो फार इज दैट हाउसहोल्ड्स विल बी एबल टू इंस्टॉल ए मिड साइज सिस्टम। जो अब तक पता है वो ये बात है कि घरों में एक मिड साइज सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। हाउस होल्ड जो है विल बी एबल टू इंस्टॉल अ मिड साइज सिस्टम। अभी हाउस होल्ड्स के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया। मैं बार बार बोलता हूं, रिलेटिव क्लॉज सब्जेक्ट्स के बाद आकर के सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आके ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है हाउस होल्ड, जिसका मतलब होता है घर, नॉट फिजिकल घर। हाउस होल्ड मतलब वो लोग जो एक साथ रहते हैं, परिवार, एक घर। हाउस, हाउस एक फिजिकल एंटिटी है, राइट, हाउस एक बिल्डिंग। हाउस होल्ड नॉर्मली बोलते हैं एक नाउन के तौर पे उनको जो एक साथ रहते हैं। आप इस आइडिया को कहते हैं ना, हर एक घर में टीवी है, तो क्या हर एक बिल्डिंग में टीवी है? हर एक घर में टीवी है, तो हमारे गांव में हर एक घर में टीवी है, यानी जितने परिवार लोग हैं उनके यहाँ एक एक टीवी है, जो लोग एक साथ रहते हैं उनके यहाँ एक टीवी है, राइट। एवरी हाउस होल्ड हैज ए वॉशिंग मशीन, यानी कि जितने भी घर हैं उनमें वॉशिंग मशीन है। तो घर मतलब क्या, बिल्डिंग्स यहाँ बोलना चाह रहे हैं, या बोलना चाह रहे हैं जो लोग साथ रहते हैं हर एक परिवार में एक वॉशिंग मशीन है। एवरी हाउस होल्ड हैज अ वॉशिंग मशीन। तो हाउस होल्ड एंड हाउस का फर्क आप महसूस करिएगा, जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड लिखा है सब्जेक्ट, व्हाट इज नोन सो फार इज दैट हाउस होल्ड विल बी एबल टू इंस्टॉल अ मिड साइज सिस्टम। ये आपका छोटा सेंटेंस हो गया, लेकिन इस हाउस होल्ड के बारे में कुछ बताना है कि किस तरह के हाउस होल्ड विल बी एबल टू इंस्टॉल अ मिड साइज सिस्टम। सारे हाउस होल्ड विल नॉट बी एबल टू इंस्टॉल अ मिड साइज सिस्टम। हाउस होल्ड्स दैट हैव अ मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ लेस देन 300 यूनिट्स अ मंथ। देखिए अब समझ में आ गया, ये दैट लगा करके इसको थोड़ा इसके बारे में, इसको लिमिट कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया
कि कौन से हाउस होल्ड, बस वही हाउस होल्ड जो मंथली कंजम्पशन 300 यूनिट से कम करते हैं। आपने पढ़ा होगा रेस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, राइट? रेस्ट्रिक्टिव यूज, तो ये रेस्ट्रिक्टिव यूज है, इस रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कौन से हाउस होल्ड, बस वही जिनका मंथली कंजम्पशन लेस देन 300 यूनिट से लेस देन 300 यूनिट्स है, यानी 300 यूनिट से कम है, वही विल बी एबल टू इंस्टॉल अ मिड साइज सिस्टम। तो पहले मैंने आपका यहां से यहां कनेक्ट कराया, हाउसहोल्ड्स विल बी एबल टू इंस्टॉल अ मिड साइज सिस्टम, राइट? लेकिन कौन से हाउसहोल्ड, सारे हाउसहोल्ड? नो। तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज यहां पर डाल करके क्लियर कर दिया गया। ठीक है, एक सेंटेंस लीजिए, बॉयज विल बी एबल टू स्टडी अगेन। तो सारे बॉयज विल बी एबल टू स्टडी अगेन। अब आगे कर देता हूं, बॉयज हु फेल द एग्जाम्स विल बी एबल टू स्टडी अगेन। अब समझ में आ गया, वो लड़के जो फेल कर जाएंगे वो दोबारा पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया इस सेंटेंस में। इस स्क्रीन पे मेरे ख्याल से आप लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सेंटेंस यही है मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी में कुछ वोकैबुलरी आ सकती है, कुछ और चीजें हो सकती है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, जो क्लॉजेस आगे पीछे करके अरेंज करते हैं और आप लोग उलझ जाते हो, उस हिसाब से ये वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है आपके लिए। What is known so far is that households that have a monthly electricity consumption of less than 300 units a month will be able to install a mid-size system. आगे देखिएगा, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, with the government bearing the expense। और ये जो मिड साइज सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वो, इसका पैसा वो नहीं देंगे, with the government bearing the expense, इसका गवर्नमेंट उठाएगी खर्चा। खर्चा कौन उठाएगा? bearing the expense, the government bearing the expense, with the government bearing the expense। अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप दे दूं तो सेंटेंस शुरू करूंगा, the government will bear the expense, the government will bear the expense। अगर मैं यहाँ with से ना करूं तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप दूंगा और लिखूंगा द गवर्नमेंट विल बेयर द एक्सपेंस। आगे देखिए, दिस कुड मीन अ मिनिमम आउटले ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज। ओके, यहाँ कुड पास्ट टेंस नहीं है दोस्तों, आप लोग को अक्सर कुड देखने के साथ पास्ट की याद आ जाती है, गलत बात, पास्ट के बारे में बात नहीं हो रही है। दिस कुड मीन, इसका मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी, कुड को यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए भी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए भी। दिस कुड मीन अ मिनिमम आउटले ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज। इसका मतलब हो सकता है कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लागत। आउटले, आउटले होता है जो पैसे आप लगाते हो, आउटले, इन्वेस्टमेंट आप कहते हो ना, किसी बिजनेस को शुरू करते हो तो शुरुआत में जो पैसा लगता है उसको आउटले कहते हैं, जिससे आप मशीन वगैरह शुरू खरीदते हो, ये सारी चीजें, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले हो गया। तो अगर गवर्नमेंट ये करना चाहती तो इसका मतलब हो गया करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का लागत में, कम से कम मिनिमम आउटले ऑफ 1 लाख रुपीज करोड़। ओके, मीन को मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हम लोगों ने 3 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया और हम लोगों ने पूरे साल भर में 5 लाख रुपए बनाए। दिस मीन्स ए 2 लाख रुपीज प्रॉफिट, राइट? दिस मीन्स ए 2 लाख रुपीज प्रॉफिट। इसका मतलब हुआ 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। ओके, तो मीन को इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, दिस कुड मीन ए मिनिमम आउटले ऑफ 1 लाख रुपीज करोड़ रुपीज। इसका मतलब होगा कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का लागत। ओके, आउटले मतलब इन्वेस्टमेंट जो शुरुआत में बिजनेस में करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं आउटले, ठीक है, चीजें खरीदने के लिए शुरुआत में। तो जाहिर सी बात है ये शुरू हो रहा है तो इसमें गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए लगाने पड़ जाएंगे। एज ऑफ टुडे रूफटॉप सोलर सिस्टम्स आर सब्सिडाइज्ड अप टू 40%। अभी फिलहाल तक जो रूफटॉप सोलर सिस्टम्स हैं उस पर सब्सिडी 40% तक मिल रही है, ठीक है, और सब्सिडाइज्ड अप टू 40%, with the remainder having to be borne by the consumer। और बाकी जो होता है वो कौन बेयर करता है? कंज्यूमर बेयर करता है। देखिए यहाँ बेयरिंग का V4 है, यहाँ V3 है बोर्न। ओके, तो ये बियर मतलब दो चीजें होती हैं, एक पैदा करना होता है और एक सहना होता है। तो सहना का V3 बोर्न में E होता है और पैदा करना का V3 बोर्न में E नहीं होता, BORN। आप अक्सर बोलते होंगे आई वॉज बोर्न, ही वॉज बोर्न, N के साथ E नहीं लगाते आप उसमें, लेकिन यहाँ बोर्न है सहना, ठीक है, बेयर करना, BEAR। विद द रिमाइंडर, बाकी पैसा जो होगा 40% के अलावे, हैविंग टू बी बोर्न बाय द कंज्यूमर। इसको किसको उठाना पड़ता है ये खर्च को? ये कंज्यूमर पे करता है बाकी। अभी तक फिलहाल ये सिस्टम चल रहा है। एज ऑफ टुडे
Rooftop solar systems are subsidized up to 40%, with the remainder having to be borne by the consumer. आई होप कि ये लाइन एकदम क्लियर है। अगर आप चाहें तो आप फुल स्टॉप दे सकते हैं और इस विद क्लॉज को, विद फ्रेज को आप चाहे तो आप एक नया सेंटेंस डाल सकते हैं। And the rest of the amount, the remainder will have to be borne or is to be borne by the consumer. Okay? आप यहाँ पर चाहें तो सब्जेक्ट दे दे, रिमाइंडर, फुल स्टॉप, the remainder has to be borne by the consumer. The remainder has to be borne by the consumer. लेकिन जब आप इसको फ्रेज में तब्दील करते हैं तो कहते हैं with the remainder having to be borne by the consumer. ठीक है? अगर आप एक सेंटेंस लिखेंगे 40% के बाद फुल स्टॉप देंगे तो लिखेंगे the remainder has to be borne by the consumer. चलिए आगे बढ़ते हैं। Under the proposed policy, the subsidy will increase to 60%. जो अभी जो पॉलिसी डाली गई है, प्रपोज की गई है, उसमें सब्सिडी इंक्रीज हो जाएगी 60%। कोई नया कुछ नहीं है, सब्जेक्ट द सब्सिडी विल इंक्रीज टू 60% एंड द रेस्ट विल बी फिनांस्ड, और बाकी फिनांस कर दिया जाएगा बाय अ प्राइवेट डेवलपर, एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा। अब फिर से हु आया, तो जाहिर सी बात है ये हु जो आया है एक रिलेटिव प्रोनाउन आया प्राइवेट डेवलपर के लिए। हु इज एफिलिएटेड टू ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो कि एफिलिएटेड होगा एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से। ये जो प्राइवेट डेवलपर होगा जो 40% देगा, जो फाइनेंस करेगा 40%, वो एफिलिएटेड होगा एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से। कनेक्टेड टू द पावर मिनिस्ट्री, विच विल बी कनेक्टेड टू द पावर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन इसलिए किया है कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, which will be connected to the power ministry. Okay? मैं पहले भी ये सब चीजें बता चुका हूं। मैं गौर क्या कर रहा हूं पिछले 10, 15, 20 दिनों में कि कुछ खास तरह के ग्रामर रूल्स का बहुत यूज होता है देखा जाए तो इन टेक्स्ट को लिखने में। आप गौर करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हर जगह यूज होते हैं, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन सीख लेना चाहिए कैसे यूज करते हैं। उसके साथ साथ ये जो सब्जेक्ट को और वर्ब को दूर कर देते हैं रिलेटिव क्लॉजेस यूज करके, इसका ख्याल रखिए। दूसरा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, वो सीखिए। तो मैं इस तरह से करते करते एक छोटा सा कोर्स डिजाइन करूंगा उन लोगों के लिए जो सिंपल सेंटेंसेस तो लिखना जानते हैं, लेकिन ये लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने में उनको मुश्किल होती है। तो ये सारी चीजें उस कोर्स का हिस्सा होंगी। छोटा सा कोर्स बनाऊंगा जिसमें वो स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं जिसमें जिनको बेसिक छोटे सेंटेंसेस लिखने आते हैं, जिनको टेंस वॉइस में परेशानी नहीं है, जो टेंस और वॉइस को यूज करने में कंफर्टेबल हैं उनके लिए। लेकिन अगर टेंस और वॉइस को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो पहले आपको वो सीखना होगा, राइट? उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि हर एक क्लॉज में कोई टेंस फॉलो होगा, कोई वॉइस फॉलो होगा। ठीक है, इसके लिए टेंस और वॉइस पहले सीखना होगा, उसके बाद ये सब चीजें। तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई जरूरत हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्राइवेट डेवलपर होगा एफिलिएटेड होगा एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से, जो कि कनेक्टेड होगा पावर मिनिस्ट्री से। दिस विल ऑस्टेंसिबली इंश्योर क्वालिटी इन इंस्टॉलेशन, और ये एक तरह से इंश्योर करेगा क्वालिटी इन इंस्टॉलेशन। कि पहले क्या था कि भैया अगर आप 60% लगा रहे हैं, 40% कोई गवर्नमेंट खाली आपको दे रही है, तो जो लोग लगाने वाले थे ना उसमें कैसा काम करेंगे क्या नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन इससे चूंकि अब आपका कुछ नहीं लग रहा है, 60% गवर्नमेंट दे रही है, 40% कोई प्राइवेट डेवलपर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इससे इंश्योर हो जाएगी क्वालिटी, भाई सही चीज लगाओगे, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। एंड ऑल्सो रिलायबल सर्विस, बाद में कुछ टूटा फूटा कुछ खराब हुआ तो आएंगे वो लोग सही करने भी। ठीक है, जब आपका कुछ लगा ही नहीं है उसमें, जिन लोगों का लगा है वो लोग ध्यान देंगे। देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ नेट मीटरिंग, और एक मैकेनिज्म है नेट मीटरिंग का, वेयर इन इस आसान सेंटेंस है, देयर इज, राइट, सब्जेक्ट देयर, वर्ब इज। देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ नेट मीटरिंग, नेट मीटरिंग का एक मैकेनिज्म है where in surplus electricity produced by households can be sold back to the grid, जिसके द्वारा, इस मैकेनिज्म के द्वारा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी, surplus electricity which will be produced by households, मतलब which will be produced by households can be sold back, को बेचा जा सकता है, to the grid, वापस ग्रिड को बेचा जा सकता है, to make good the loan, ताकि वो लोन चुकता हो जाए धीरे धीरे। Though the actual way in which this is implemented can be quite complex, हालांकि जो एक्चुअल तरीका है, हालांकि दो जब भी आए तो हालांकि सोचिएगा, ठीक है। Though the actual way in which this is implemented
कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जबकि जो सही जो एक्चुअल तरीका होगा ना वो इम्प्लीमेंट करने का वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे थ्योरी में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ भाई वो आएंगे, लगा देंगे, आप अपना यूज करो, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी आपके सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स, वो चला जाएगा ग्रिड में। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स तरीका है इम्प्लीमेंट करने का। गौर से आगे पढ़िए। अ मंथली कंजम्पशन ऑफ 300 यूनिट्स इज पोल्ट्री इन हाउसेस वेयर एयर कंडीशनर्स एंड हीटर्स आर गिवन। अब देखिए ये सेंटेंस कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इस सेंटेंस का वर्ब आप डिसाइड करो कहाँ है। जो मैं पढ़ रहा हूं इसका सब्जेक्ट मैंने यहाँ डिसाइड कर दिया, आप डिसाइड करो कि कहाँ है। ठीक है, इसका वर्ब, तो इसका वर्ब है यहाँ इज। ठीक है, इज यहाँ वर्ब है इसका। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, ओके हाँ ठीक है। ए मंथली कंजम्पशन ऑफ 300 यूनिट्स इज पोल्ट्री। 300 यूनिट का मंथली कंजम्पशन बहुत छोटा है। पोल्ट्री मतलब वेरी वेरी स्मॉल, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा। इज पोल्ट्री ये वर्ब हो गया आपका। इन हाउसेस, उन घरों में। अब देखिए फिर से आपको एक रिलेटिव क्लॉज दिख रहा है, उसका प्रोनाउन यहाँ है, जो आगे बढ़ेगा वो रिलेटिव क्लॉज होगा, राइट। वेयर एयर कंडीशनर एंड हीटर्स आर ए गिवन, जहां हीटर्स और एयर कंडीशनर तो होते ही हैं। आर ए गिवन मतलब ये तो होना ही है, आर ए गिवन। ठीक है, इसको ब्लू से कर देता हूं ताकि आप इसको समझ सके। आर ए गिवन मतलब ये चीजें तो होनी ही होनी है, आर ए गिवन। कंडीशनर्स, एयर कंडीशनर्स एंड हीटर्स आर ए गिवन, ये तो होना ही होना है। बट बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स, लेकिन अगर आप नेशनल स्टैंडर्ड्स को गौर के हिसाब से चलें, इज अ सिग्निफिकेंट मेट्रिक ऑफ कंजम्पशन, काफी सिग्निफिकेंट मेट्रिक है। यहाँ एक और इस देखिए, ठीक है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस, जहां बट जो है इसका कंजंक्शन है। एक कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, दोनों अपने आप में एक सेंटेंस हो सकते हैं। A monthly consumption of 300 units is a significant metric of consumption। एक ही सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट यहाँ है इस वर्ग का भी यही सब्जेक्ट है। But by national standards is a significant metric of consumption। एक बहुत सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, राइट। सिग्निफिकेंट मेट्रिक ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन को मीटर करने का, समझने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये नजरिया है, पैमाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि 300 से ज्यादा कर रहे हो कि 300 से कम कर रहे हो। क्यों? अबाउट 80 to 85% ऑफ 25 करोड़ to 30 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया, 25 से 30 करोड़ हाउस होल्ड हैं इंडिया में, उसके 80 to 85% जो हैं यूज बिटवीन 100 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स ऑफ पावर अ मंथ ऑन एवरेज। ये मात्र 100 से 120 यूनिट यूज करते हैं पावर का। ये आसान सेंटेंस लगा आपको बहुत, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस सिंपल है। अबाउट 80 to 85% ऑफ 25 करोड़ to 30 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया यूज। तो ये सब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा यहाँ से, हाँ, और यूज हो गया वर्ब, यूज हो गया वर्ब। ये यूज करते हैं 100 यूनिट से 120 यूनिट ऑफ पावर एक मंथ में एवरेज के तौर पे। देयरफॉर इसलिए फाइंडिंग 1 करोड़ हाउसेस, देखिए फिर से, फाइंडिंग 1 करोड़ हाउसेस, 1 करोड़ घर ढूंढना विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये जो बीच में डालते हैं ना, यही आपको परेशान कर देते हैं, क्योंकि आप इसके साथ इसको जोड़ते जोड़ते भूल जाते हैं कि इसका एक वर्ब कहाँ होना चाहिए। फाइंडिंग 1 करोड़ हाउसेस विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क, 1 करोड़ घर ढूंढना मुश्किल काम नहीं होगा। दैट विल बी एलिजिबल फॉर द प्लान, जो कि इस प्लान के लिए एलिजिबल होंगे। The major difference from earlier solar promotion policies is, अब यहां देखिए सबसे सबसे छोटा सब्जेक्ट है डिफरेंस, और वर्ब है इज। डिफरेंस इज दैट, फर्क ये है कि, लेकिन अब डिफरेंस के बारे में सुनिए। द मेजर डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस, फ्रॉम अर्लियर सोलर प्रमोशन पॉलिसीज, पहले के सोलर प्रमोशन पॉलिसीज जो नियम लाए थे सरकार ने पॉलिसीज, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है कि द मेजर डिफरेंस फ्रॉम अर्लियर सोलर प्रमोशन पॉलिसीज इज, तो एक स्टूडेंट को कम से कम ये दिमाग में जाना चाहिए, द डिफरेंस इज, फर्क ये है, ओके, दैट, ये दैट फिर से आपका क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या है फर्क, क्या है कि इट इज द सेंटर, इसको कहते हैं क्लेफ्ट सेंटेंस। दोस्तों आज एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्लेफ्ट सेंटेंसेस का। It is the center as opposed to the state power distribution companies that will be pushing for solarization. It is the center that will be pushing for solarization. यहां से देखिएगा, it is the center that will be pushing for solarization.
सेंटर पुश कर रहा होगा। जब किसी चीज पे जोर डालना होता है ना, किसी सेंटेंस के एक हिस्से को जोर डालना होता है दोस्तों, तो उसको आप शुरू में लिख देते हैं इट इज के साथ। जैसे मैं बोलूं, आई एट ब्रेड फॉर डिनर लास्ट नाइट। आई एट ब्रेड फॉर डिनर लास्ट नाइट, एक सिंपल सेंटेंस है। अब मैं ब्रेड पे जोर डालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा इट इज ब्रेड दैट आई एट लास्ट नाइट फॉर डिनर। इट इज ब्रेड दैट आई एट फॉर डिनर लास्ट नाइट। मैंने ब्रेड पे जोर डाल दिया तो ब्रेड को आगे ले आए, इट इज ब्रेड करके सेंटेंस को दो फाड़ कर दिया, दो हिस्से कर दिए। इसीलिए इनको क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। क्लेफ्ट मतलब होता है कटा हुआ, दो टुकड़ों में बटा हुआ। आपने पढ़ा होगा क्लेफ्ट लिप्स होते हैं बच्चों के, जो उनके लिप्स जो होते हैं ना बीच में कटे होते हैं, तो क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं जो आप सेंटेंस को दो फाड़ कर देते हो। जैसे मैंने भी कहा आई एट ब्रेड फॉर डिनर लास्ट नाइट। अब ब्रेड को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं, मैं आगे ले आऊंगा, इट इज ब्रेड दैट आई एट लास्ट नाइट फॉर डिनर। ठीक है, तो इट इज ब्रेड करके मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। तो वैसे ही इट इज द सेंटर एज अपोज टू द स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स दैट विल बी पुशिंग फॉर सोलराइजेशन। इस बार स्टेट सेंटर जो है ना पुश करेगा सोलराइजेशन के लिए, ना कि स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ना कि डिस्कॉम्स। एज अपोज टू मतलब होता है कि तुलना में, केस के बनिस्पत, इस तरह से बोलते हैं, एक प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं। एज अपोज टू द स्टेट पावर डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स के तुम डिस्कॉम्स नहीं, सेंटर इस बार कर रहा होगा पुश सोलराइजेशन के लिए। इसका मतलब इससे पहले जितने भी पॉलिसीज हो रहे थे उसमें डिस्कॉम्स कर रहे थे पुश सोलराइजेशन के लिए। इंडियाज डिस्कॉम्स, मोस्ट ऑफ विच आर हेविली लॉस मेकिंग, भारत के जो डिस्कॉम्स हैं, अब यहाँ जो सब्जेक्ट है, हैव हैड लिटिल इंसेंटिव। इंडिया के डिस्कॉम्स के पास बहुत थोड़ा इंसेंटिव रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है दोस्तों, हैव हैड। इंडियाज डिस्कॉम्स हैव हैड, ये जो मैंने छोड़ा इसलिए ताकि आप समझ सकें कि सब्जेक्ट कहां से लेना देना वर्ब से। इंडियाज डिस्कॉम्स हैव हैड लिटिल इंसेंटिव। अब एक्स्ट्रा जानकारी लीजिए इन डिस्कॉम्स के बारे में। नॉन डिफाइनिंग है, डिफाइन नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा, ओके, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ विच आर हेविली लॉस मेकिंग, ज्यादातर जिसमें क्या है, हेविली लॉस मेकिंग है। यानी कि इंडिया के डिस्कॉम्स ज्यादातर क्या है, हेविली लॉस मेकिंग है, और उनको बहुत थोड़ा बहुत इंसेंटिव रहा है, ना के बराबर इंसेंटिव रहा है। हैव हैड लिटिल इंसेंटिव सो फार, बहुत अब तक थोड़ा सा इंसेंटिव रहा है। इंसेंटिव मतलब क्या होता है, किसी काम को करने के बाद जो आपको फायदा होता है ना, उसको इंसेंटिव कहते हैं, मिलना कोई चीज। आप जिम क्यों जाते हो, क्योंकि एक रियल इंसेंटिव है कि अगर आप जिम जाओगे तो आपका बॉडी सही होगा। और कुछ लोग एडेड इंसेंटिव भी डाल देते हैं कि रोज जिम आइएगा तो आपको ये चीज देंगे, जिम वाले भी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, वो इंसेंटिव है, किसी चीज को करने का लालच जो होता है उसको इंसेंटिव कहते हैं। ठीक है, जॉब में भी इंसेंटिव मिलता है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है, तो आप उस फायदे के लिए, इंसेंटिव के लिए आप मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए। तो इनके पास कुछ खास इंसेंटिव नहीं रहा है सो फार, किस काम करने के लिए, इन मूविंग हाई कंजम्पशन कस्टमर्स टू डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस सच एज सोलर, रूफटॉप सोलर। जो हाई कंजम्पशन कस्टमर्स हैं उनको ना डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन जैसे रूफटॉप सोलर पे ले जाने में वो कामयाब नहीं रहे, उनके पास कोई खास उनको इंसेंटिव नहीं मिला ऐसा करने का। यानी ये जो डिस्कॉम्स रहे हैं फेल कर गए हैं हाई कंजम्पशन कस्टमर्स को रूफटॉप सोलर पे लाने में। हाई कंजम्पशन कस्टमर्स जो ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं पर मंथ, वो रूफटॉप सोलर पे नहीं गए हैं, ये जो डिस्कॉम्स है फेल कर गए हैं। गिवन दैट, आपको ये बात को जानते हुए कि such discoms have the best granular information about power supply at the household level, कि इन डिस्कॉम्स के पास है, such discoms have the best granular information। अच्छा, granular information हो गया बारीक जानकारी, छोटी छोटी जानकारी। the best granular information about power supply at the household level, हाउसहोल्ड लेवल पे इनके पास बहुत बारीक जानकारी है। तो सुनिएगा, यहाँ मेन सेंटेंस, यहां से सेंटेंस नहीं शुरू हुआ दोस्तों, यहाँ सेंटेंस शुरू होता है लेकिन इसका सब्जेक्ट आता है यहाँ, बाय पासिंग देम विल नॉट बी अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। आपका सेंटेंस का मेन क्लॉज यहाँ है, बाय पासिंग देम विल नॉट बी अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। सब्जेक्ट हो गया बाय पासिंग देम, उनको छोड़ के निकल जाना, उनको बाईपास कर देना, विल नॉट बी अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। न्यूज़पेपर एडवोकेट कर रही है कि स्टेट को इनफ स्किन रहना चाहिए इस पॉलिसी में, उनका भी इन से होना चाहिए, उनका भी रोल होना चाहिए। द सेंटर्स पुश to give visibility to a hitherto laggard program is welcome।
अभी इस सेंटेंस में देखिए, सिर्फ पुश को देखिए, पुश इज वेलकम, पुश इज वेलकम, ये है सबसे छोटा सेंटेंस, पुश इज वेलकम, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, पुश इज वेलकम। अब कौन सा पुश? सेंटर्स पुश, सेंटर का पुश, क्या करने के लिए? विजिबिलिटी देने के लिए, यानी कि लोगों के नजर में लाने के लिए, टू गिव विजिबिलिटी। सेंटर इस चीज को बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी साहब जो हैं वो एक चीज बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी चीज को विजिबिलिटी बहुत अच्छा देते हैं। जैसे अभी लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप को प्रमोट करना है एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे इंडिया के, जहां पर लोग मालदीव के ऑल्टरनेटिव के तौर पे देख सके लक्षद्वीप को। उन्होंने कितना इजीली विजिबिलिटी दे दिया, गए वहां पे कुछ पोस्ट किए, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ और सब लोग लक्षद्वीप के बारे में जान गए इंडिया में अचानक से। तो ये विजिबिलिटी देने में सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, बहुत बहुत एक्टिव है, उनका जबरदस्त का एक फॉर्मूला है किसी भी चीज को विजिबिलिटी देने का। तो द सेंटर्स पुश टू गिव विजिबिलिटी, मतलब उसको सबके सामने लाने में कि सब लोग जाने इस चीज के बारे में, टू अ हिथरटू लैगर्ड प्रोग्राम। हिथरटू, इसको हिदरटू पढ़ना चाहिए, हिदरटू, 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 बचपन की आदत है हिदरटू पढ़ देने के लिए, हिदरटू। ओके, इसका मतलब होता है अब तक। लैगर्ड, लैगर्ड मतलब एकदम स्लो, ठीक है, लैगर्ड प्रोग्राम, जो अभी तक स्लो प्रोग्राम रहा है उसको विजिबिलिटी देना सेंट्रल का जो पुश है, जो कोशिश है, वो वेलकम है, यानी स्वागत योग्य है। ये एक एडजेक्टिव है वेलकम यहाँ पे, ये वेलकम एक एडजेक्टिव है। द सेंटर्स पुश टू गिव विजिबिलिटी टू अ हिथरटू लैगर्ड प्रोग्राम इज वेलकम। After all, the move towards decarbonized power will be half-hearted. जो move will be half-hearted, देखिए यहाँ पर will be को मैं कर दूं ये कलर चेंज, ताकि एक कंफ्यूजन जो है वो सॉल्व हो जाए। yes, move will be half-hearted, move will be half-hearted, the move towards decarbonized power, कि हम लोग ग्रीन पावर एनर्जी की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो हाफ हार्टेड होगा, वो सही नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड को इन्वॉल्व ना किए जाए, ठीक है। सो फार अब तक ओनली 12 गीगाबाइट आउट ऑफ एन इंटेंडेड 40 गीगाबाइट ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल्स हैज बीन इंस्टॉल्ड। कुछ लोग ऐसे चीजों पर ध्यान देना चाहेंगे, पैनल्स के बाद हैज बीन लिखा है तो कुछ कहेंगे पैनल्स के बाद हैव बीन होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सब्जेक्ट नहीं पहचानते एक सेंटेंस का, आप इंग्लिश नहीं समझ सकते। ओनली 12 गीगाबाइट हैज बीन इंस्टॉल्ड, okay, only 12 gigabyte watts of rooftop solar panels has been installed, 12 gigawatt, okay, out of an intended 40 gigawatt has been installed, okay. Here too, household rooftops account for only 2.7 GW means gigawatt। यहाँ भी अकाउंट फॉर मैंने पढ़ा रखा है अपने फ्रेजल वर्ब वाले, ये मैं प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अकाउंट फॉर मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, अकाउंट फॉर को कैसे यूज करते हैं। हाउसहोल्ड रूफटॉप्स अकाउंट फॉर ओनली 2.7 गीगावाट। हाउसहोल्ड रूफटॉप्स का क्या है उसमें शेयर? सिर्फ 2.7 गीगावाट शेयर है, विद द रेस्ट बीइंग कमर्शियल और बिल्डिंग यूनिट्स, बाकी जो है कमर्शियल बिल्डिंग यूनिट से आता है। The center's move can thus galvanize a subsidiary domestic industry of solar panels। तो सेंटर का जो मूव है इस तरह से गैल्वनाइज कर सकता है, गैल्वनाइज करना मतलब हरकत में लाना, किसी को एक्साइट कर देना, एक्ट करने के लिए, काम करने के लिए गैल्वनाइज कर सकता है एक सब्सिडरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ सोलर पैनल्स को। सब्सिडरी कहते हैं जो प्राइमरी के बाद आता है, सब्सिडरी, ठीक है ना, यानी कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सब्सिडरी रोल मतलब कि मेन रोल नहीं है वो फिल्म में, ठीक है। तो जो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री है सोलर पैनल्स का, वो सब्सिडरी है, यानी कि वो मेन नहीं है, यानी कि जो द सब्सिडीज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इंपोर्टेड पैनल, जो विदेशी पैनल बनाने वाले हैं वो लिए हुए हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल लिए हुए हैं। तो भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, सोलर पैनल के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी गैल्वनाइज करने के लिए ये मूव बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो सब्सिडी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पैनल पे मिलेगा। अगर आप विदेशी पैनल यूज करते हैं, इंपोर्टेड पैनल यूज करते हैं, तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आप सब्सिडी लेने के लिए इंडियन मेड सोलर पैनल्स यूज करोगे तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। एंड मस्ट बी ट्वीक्ड इन अ वे टू बी मोर अकोमोडेटिव टू स्टेट्स। और साथ ही साथ सेंटर का जो मूव है ये, इसको ट्वीक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ट्वीक करते ना तो कुछ करेक्शन करते, छोटा मोटा करेक्शन को ट्वीकिंग करते हैं, कहते हैं। मस्ट बी ट्वीक्ड इन अ वे, इस तरह से ट्वीक करना होगा, इस तरह से चेंज करना होगा, टू बी मोर अकोमोडेटिव टू स्टेट्स, ताकि स्टेट्स उसको ज्यादा बेहतर तरीके से, स्टेट की जरूरतों को वो अकोमोडेट कर सके, उनका जो ये पॉलिसी है, जो प्लान है। एल्स अदरवाइज देयर इज ए रियल रिस्क, एक सच का रिस्क है, यानी कि रियल रिस्क है भाई, क्या है? that much of the challenges that have impeded previous initiatives will resurface।
कि जो पिछले इनिशिएटिव्स को जिन चैलेंजेस ने इंपीड किया, यानी कि स्लो कर दिया। इंपीड करना मतलब होता है स्लो कर देना। इंपीड करना मतलब होता है किसी चीज को स्लो करना, उसके ग्रोथ को रोक देना, मुश्किल कर देना, इंपीड कर देना। ओके, तो जो पिछले इनिशिएटिव्स को जिन चीजों ने मुश्किल किया वो दे विल रीसरफेस, वो फिर से रीसरफेस कर जाएंगे, यानी वही मुश्किलें फिर से आएंगी जो पिछले प्रीवियस इनिशिएटिव्स में आई थी। तो न्यूज़पेपर का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड करिए, उनको भी इसमें, उनको आपका जो पॉलिसी है अकोमोडेटिव होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स के हिसाब से। तो चलिए, हो गया। मैं आप सब लोग को बता दूं, अगर आप इसको थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग पाते हैं तो इसकी वजह ये होती है कि ऐसे टेक्स्ट जो हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लेवल नहीं है वहां पे जहां होनी चाहिए, तो ऐसे टेक्स्ट को पढ़ने में, मतलब हेल्प से भी पढ़ना मुश्किल होता है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं तो क्या आप 10 साल के बच्चे को मैट्रिक की चीजें, 10th क्लास की चीजें समझा पाएंगे? उसका लेवल होना चाहिए, राइट? तो आप सिस्टमैटिकली वहां जाएं। इंग्लिश पढ़ने में आपके यहाँ आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिस्टम नहीं है। आप स्लो स्टेप्स नहीं लेते, बेबी स्टेप्स नहीं लेते कि पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप नहीं जाते, आप डायरेक्ट ऊपर की बात करते हैं, इसलिए मुश्किल में आते हैं। तो जिन लोगों को ये चीजें ज्यादा मुश्किल लगती हो, प्लीज बेसिक क्लासेस ज्वाइन करिए ताकि आपके इंग्लिश पे काम किया जा सके। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।